गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने ब्राज़ील लेड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर COP30 से पहले, जो कि कमिटमेंट दिखा रहा है हमारी इक्विटेबल क्लाइमेट एक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर। तो ये TFFF है क्या? ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है कंट्रीज़ को रिवॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियली, ताकि वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को प्रिजर्व करें। ये फंड $4 पर हेक्टेयर ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया एनुअली प्रोवाइड करेगा। एक बजट न्यूट्रल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है ये। ऑपरेट करेगा थ्रू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें कि स्पॉन्सर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स में चैनलाइज किए जाएंगे। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टर्स को रीपे करने के लिए यूज़ की जाएंगी, और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए भी रिवॉर्ड किया जाएगा। तो एक तरह से ये मार्केट बेस्ड अप्रोच लेकर आता है क्लाइमेट फाइनेंस को। इंडिया ने क्लाइमेट एक्शंस पर जो है अपनी जो है वो ड्यूटी कई बार दिखाई है, बाय प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज अंडर UNFCCC एंड पेरिस एग्रीमेंट। तो इंडिया की जो क्लाइमेट अचीवमेंट्स हैं उसमें हम देखते हैं तो 36% रिडक्शन हुआ है एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP में। ओवर 50% जो है नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी हो चुकी है हमारी। एक्सपेंशन हुई है फॉरेस्ट और ट्री कवर की, जिससे 2.29 बिलियन जो है टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट हमने कार्बन सिंक एडिशनल जो है वो बनाए हैं। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर ऑलरेडी बन चुका है इंडिया, ठीक है। तो COP30 समिट जो बेलम में हो रही है, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जिसे होस्ट कर रहे हैं, वो रिव्यू करेगी प्रोग्रेस सिंस 2015 पेरिस एग्रीमेंट। ब्राज़ील ने प्लेज किया है $1 बिलियन टू दिस फंड। इंडोनेशिया ने भी $1 बिलियन प्लेज किया है। कोलंबिया ने $250 मिलियन प्लेज किया है, और नॉर्वे ने $3 बिलियन जो है ओवर अ डेकेड अनाउंस किए हैं। फ्रांस, चाइना और UAE जो है वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहे हैं इस इनिशिएटिव के लिए। समिट जो है हाईलाइट कर रहा है नीड फॉर अलाइनमेंट ऑफ NDCs विद ग्लोबल 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गोल, ठीक है। तो इंडिया की जो स्टेटमेंट है COP30 में वो स्ट्रांगली एम्फेसाइज कर रही है नीड फॉर प्रिडिक्टेबल, एडिक्वेट एंड कंसेशनल क्लाइमेट फाइनेंस। इंडिया ने अपनी कमिटमेंट दिखाई है मल्टीलैटरलिज्म की तरफ और सेफगार्ड करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट आर्किटेक्चर को। और अगर हम TFFF को ज्वाइन करते हैं एज एन ऑब्जर्वर, तो इंडिया एक स्ट्रेटजिक पोजीशन गेन करेगा इन शेपिंग फ्रेमवर्क्स इम्प्लीमेंटेशन, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और ग्रीन ग्रोथ में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेटजिक इंप्लीकेशंस ऑफ इंडियाज विड्रॉल फ्रॉम आइनी एयरबेस। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने विड्रॉ कर ली है अपने पर्सोनल और इक्विपमेंट आइनी एयरबेस से तजिकिस्तान से। तो बेस जो है हमें एक स्ट्रेटजिक एक्सेस दे रहा था सेंट्रल एशिया का। तो आइनी एयरबेस तजिकिस्तान में लोकेटेड है, लगभग 20 किलोमीटर दूर है अफगानिस्तान के वखान कॉरिडोर से, नियर POK और चाइना के सिंजियांग। ये एक की स्ट्रेटजिक हब था इंडिया के लिए। इनिशियली इसको यूज़ किया गया इंडिया की तरफ से एज अ सपोर्ट टू नदर्न अलायंस अगेंस्ट तालिबान, और इवन इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम काबुल इन 2021। आईनी को रेनोवेट किया गया इंडिया द्वारा एट द कॉस्ट ऑफ अबाउट $80 मिलियन 2002 के बायलैटरल एग्रीमेंट के मुताबिक, BRO द्वारा मोस्टली। और जब ये एग्रीमेंट लैप्स हुआ 2022 में, तो इंडिया ने धीरे धीरे अपने ट्रूप्स और असेट्स वहाँ से विड्रॉ करने शुरू कर दिए। इंडिया ने कहा कि बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो तजिकिस्तान से वो एंड हो चुका है, और फैसिलिटी जो है फॉर्मली हैंड बैक हो चुकी है तजिकिस्तान को 2022 में। तजीक गवर्नमेंट ने डिक्लाइन कर दिया था रिन्यू करने के लिए लीज। कहा जा रहा है कि उस पर रशिया और चाइना का प्रेशर था, जिनके दोनों के स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है इस रीजन में। इंडिया का जो विड्रॉल ऑफ पर्सोनल और इक्विपमेंट है वो बहुत आराम से हुआ। आईनी एयरबेस इंडिया का अकेला ऑपरेशनल ओवरसीज मिलिट्री बेस था। बेस जो है इंडिया को वैल्यूएबल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एडवांटेजेस देता था जो पोलिटिकली सेंसिटिव रीजन में। और लगभग 2 डेकेड्स ऑफ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग के बाद हमने अपनी जो ये स्ट्रेटजिक आउटपोस्ट है ये जो है वो वापस दे दी है। तो अब अगर इसके बाद हम देखें तो इंडिया का कोई भी जो है वो फुल फ्लैज्ड ओवरसीज मिलिट्री बेस किसी भी और कंट्री में अभी नहीं बचा है। जैसे कि अगर हम देखें मॉरिशस में, तो 2024 में इंडिया और मॉरिशस ने आगालेगा आइलैंड पर एयर स्ट्रिप और जेटी इनाग्रेट किया था। तो एक तरह से इंडिया की मैरीटाइम रीच ये जो है वो बढ़ा तो रहा है, बट ये फुल फ्लैज्ड एक मिलिट्री बेस नहीं है। इंडिया एक ट्रेनिंग टीम भी मेंटेन करता है भूटान में। वेयर अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करें, चाइना एक जिबूती में बेस जो है वो ऑपरेट करता है, और वो इवन तजिकिस्तान में भी एक्सपैंड करने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट दिखा रही है कि इंडिया जो है वो $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है बाय 2047। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। ये इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम दिखा रहा है कि रिजिलियंट, डाइवर्सिफाइड और इंक्लूसिव हो चुका है। और ये एक्नॉलेज करता है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो है वो इंडिया को रिकवर करने में हेल्प करेंगे फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रेस एपिसोड्स ऑफ 2010s एज वेल एज पैंडमिक। और इंडिया वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करता है। इन वर्ल्ड बैंक ने वेलकम किया है कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन हो रही है एनबीएफसीज की। इवन कि इंडिया की जो कैपिटल मार्केट्स हैं उनका भी शेयर जो है वो बढ़कर 144% से 175% ऑफ जीडीपी हो चुका है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम है क्या? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इसे 1999 में लॉन्च किया था ताकि इन डेप्थ असेसमेंट हो सके कंट्रीज के फाइनेंशियल सेक्टर की। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिसन। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने रिसेंटली सस्पेक्टेड टेरर सिंडिकेट को बस्ट किया है, एक डॉक्टर को अरेस्ट करके जो कि प्रिपेयर कर रहा था हाईली लीदल केमिकल पॉइजन रिसन। ये पॉइजन जो है वो नेचुरली मिलता है कैस्टर बीन्स में, और ये वेस्ट मटेरियल जो रह जाता है प्रोसेसिंग ऑफ कैस्टर बीन्स से, उससे बनता है। एक पाउडर, मिस्ट या पैलेट के फॉर्म में बनाया जा सकता है इसे। ये डिसॉल्व हो सकता है वाटर में और वीक एसिड में। स्टेबल रहता है ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस, और ये टॉक्सिक हो जाता है अगर इनहेल करो इसे, इंजेस्ट करो या इंजेक्ट करो। और 5 to 10 माइक्रोग्राम्स पर किलोग्राम भी जो है वो लीदल हो सकता है ये, ठीक है। रिसिन वर्क करता है बाय गेटिंग इनसाइड द सेल्स ऑफ अ पर्सनस बॉडी और प्रिवेंट करता है सेल्स फ्रॉम मेकिंग प्रोटीन्स दे नीड, और बिना प्रोटीन्स के ये सेल्स मर जाते हैं। तो इसलिए ये इवेंचुअली हार्मफुल होता है होल बॉडी के लिए, और डेथ भी हो सकती है इससे। तो ये एक स्पेशल कंसर्न है बिकॉज इसका बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है। कोई भी एंटीडोट एग्जिस्ट नहीं करता रेसिन के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोणार्क सन टेम्पल। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिट कर दिया टूरिस्ट को एंटर करने के लिए नाट मंडप से कोणार्क सन टेम्पल में, उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये लोकेटेड है कोस्ट लाइन ऑफ उड़ीसा में इन पुरी डिस्ट्रिक्ट। ऑल्सो इसको हम सूर्य देवालय भी कहते हैं। टेक्सचुअल एविडेंस इंडिकेट करता है कि नरसिम्हा वन जो है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, इन्होंने बिल्ड किया था टेम्पल को 1250 सीई में। तो इसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है उड़ीसा के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का और कलिंग आर्किटेक्चर का। जो हाइट है सन टेम्पल की कोणार्क में वो 227 फीट है, और ये वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल्स एवर बिल्ट इन द कंट्री अगर हम इसको देखें तो ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है इसकी अपीयरेंस 100 फुट हाई सोलर चैरियट की है विद 24 व्हील्स, और जो कि 6 हॉर्सेस पुल कर रहे हैं, ऑल कार्व्ड फ्रॉम स्टोन। और ये ओरिएंटेड है टुवर्ड्स द ईस्ट सो दैट फर्स्ट रेज जो सनराइज के हैं वो इसकी मेन एंट्रेंस को स्ट्राइक करें, ठीक है। इस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा कहते थे क्योंकि इसके डार्क फसाड था, यूरोपियंस ने इसका नाम रखा था ये। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज मालाबार। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवल शिप सह्याद्री जो है वो ग्वाम आइलैंड में पहुंच चुकी है नॉर्दर्न पैसिफिक के। एक्सरसाइज मालाबार 2025 के लिए। तो एक्सरसाइज मालाबार 1992 में स्टार्ट हुई, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड यूएस नेवी। ये एक्सपैंड हुई एज इनटू अ ट्राइलैटरल फॉर्मेट विद द इंक्लूजन ऑफ जापान इन 2015। 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ने इसे ज्वाइन किया मालाबार एक्सरसाइज में, और ये एनुअली होती है अब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशंस में अल्टरनेटिवली। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैनरी आइलैंड्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 लोगों की जो है वो डेथ हुई है और कुछ इंजर्ड भी हुए हैं आफ्टर पावरफुल वेव्स, जो कि टेनरिफ लार्जेस्ट आइलैंड है जो स्पेन के कैनरी आइलैंड्स का, वहाँ पर स्ट्राइक हुआ है। तो कैनरी आइलैंड जो है वो आर्कीपेलागो है, लोकेटेड जो है ये नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में है। जोग्राफिकली ये तो कॉन्टिनेंटल अफ्रीका का पार्ट है, बट पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ये यूरोप का पार्ट है। ये एक स्पेनिश टेरिटरी है, 100 किलोमीटर दूर है ये मोरक्को से, और साउथ वेस्ट ऑफ स्पेन में पड़ता है। टेनरिफ जो है वो इसका लार्जेस्ट आइलैंड है इसका कैनरी आर्कीपेलागो का, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले बने हैं वॉल्केनिक इरप्शन से, और इसमें कुछ जो वॉल्केनोज हैं वो अभी भी एक्टिव हैं, ओके।
So now let us see all these topics in English. So the first topic is Global Tropical Forest Fund. This topic is important for your environment section. So India has joined the Brazil-led Tropical Forest Forever facility as an observer ahead of COP30, reaffirming its commitment to equitable climate action and forest conservation. So TFF is a new global initiative designed to reward countries financially for preserving tropical forests. This fund provides $4 per hectare of protected forest area annually, creating a performance based incentive model for conservation. So it is structured as a budget neutral financing mechanism, and this mechanism operates through the Tropical Forest Investment Fund, which channels sponsor contributions into sustainable investments. So returns generated by the TFIF investments are used to repay investors while simultaneously rewarding participating countries for forest protection. So it is basically adopting a market-based approach to climate finance. Okay. So what is India's role and national climate commitments? So India has reaffirmed that its climate actions are guided by the principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities under the UNFCCC and Paris Agreement. So India has made notable climate achievements, which include 36% reduction in emission intensity of GDP 2005 to 2020, over 50% of non-fossil fuel based installed power capacity. We have expanded our forest and tree cover, which has resulted in additional carbon sink of 2.29 billion tons of CO2 equivalent between 2005 and 2021. We have become the world's third largest renewable energy producer also. Okay. So COP30 summit is being hosted by Brazilian President and Belém to review progress since 2015 Paris Agreement. So Brazil has pledged $1 billion to this TFFF. Indonesia has committed $1 billion. Colombia has committed $250 million, and Norway has announced $3 billion over a decade. France, China, and UAE have also expressed strong support for this initiative. This summit is also highlighting the need for alignment of NDCs with the global 1.5 degrees Celsius temperature goal. So, India's statement at COP30 strongly emphasized the need for predictable, adequate, and concessional climate finance from developed countries to support developing nations in achieving ambitious climate targets. India has also reiterated its commitment to multilateralism and to safeguarding the Paris Agreement architecture. So, by joining the TFFF as an observer, India gains a strategic position in shaping the framework's implementation while sharing its experience in forest conservation and green growth. So the next topic is strategic implications of India's withdrawal from Aini Air Base. This topic is important for your international relations. So India has withdrawn its personnel and equipment from the Aini Air Base in Tajikistan. This base has provided strategic access to Central Asia and a geopolitical advantage over Pakistan. So this Aini Air Base is located in Tajikistan and is located about 20 kilometers from Afghanistan's Wakhan corridor near POK and China's Xinjiang, and it served as a key strategic hub for India. So initially, it was used during India's support to the Northern Alliance against Taliban, but it also facilitated the evacuation of Indian nationals from Kabul in 2021. Originally, it was a Soviet era base. It was renovated by India at a cost of about $80 million under 2002 bilateral agreement. So after the agreement lapsed, India began withdrawing its troops and assets in 2022. India stated that its bilateral agreement with Tajikistan for the rehabilitation and use of any airbase has ended, and this facility was formally handed back to Tajikistan in 2022. The Tajik government reportedly declined to renew this lease, influenced by pressure from both Russia and China, both of whom have strategic interests in this region. So India's withdrawal of personnel and equipment followed quietly. So any airbase was only operational air or overseas military base of India, and this offered India valuable security and intelligence advantages in a geopolitically sensitive region. It also ends 2 decades of significant investment in building and maintaining this strategic outpost. With the withdrawal from Aini Air Base in Tajikistan, India currently does not operate any full-fledged overseas military base in another country. In 2024, India and Mauritius inaugurated an airstrip and jetty on Agaliga Island, and these facilities extend India's maritime reach across the Indian Ocean. We also have a training team in Bhutan, but still we do not have a full-fledged military base outside the country. Whereas China operates a base in Djibouti, and it is also going to expand in Tajikistan. Who knows if any airbase is uh, given to China only? Okay.
So the next topic is financial sector assessment report. This topic is important for your economy section. So the latest financial sector assessment report has stated that India achieved its vision to become a $30 trillion economy by 2047. So this financial sector assessment report was published by the World Bank. Is published by the World Bank. It has stated that India's financial system has become more resilient, diversified, and inclusive. It acknowledges that financial sector reforms helped India recover from various distress episodes of 2010s as well as the pandemic. So, India's world class digital public infrastructure and government programs have significantly improved access to a wider range of financial services for men and women. World Bank welcomed the scale based regulation for NBFCs. So, India's capital markets have increased from 144% to about 175% of GDP since the last financial sector assessment program. So, what is Financial Sector Assessment Program? It is a joint program of International Monetary Fund and World Bank established in 1999. So, it's a comprehensive and in-depth assessment of a country's financial sector. Okay. So the next topic is RISIN. This topic is important for your environment section. So Gujarat's anti-terrorist squad has recently busted a suspected terror syndicate by arresting a doctor who was preparing the highly lethal chemical poison RISIN. So RISIN is a poison found naturally in castor beans. It can be made from the waste material left from over processing castor beans. It can be in the form of powder, mist, or a pellet. It can be dissolved in water or weak acid. It is stable under normal conditions and it is toxic when inhaled, ingested, or injected. It as few as 5 to 10 micrograms per kilogram can be lethal. It works by getting inside the cells of a person's body and preventing the cells from making the proteins they need. And without the proteins, the cells die. Eventually, this is harmful to the whole body and death may occur. It can be used as potentially a biological weapon. Currently, no antidote exists for this. So the next topic is Konark Sun Temple. This topic is important for your art and culture section. So Archaeological Survey of India has prohibited tourists from entering the Nata Mandap of the Konark Sun Temple in Odisha's Puri district. So Konark Sun Temple is located on the coastline of Odisha in Puri district. It is also called the Surya Devalaya. So textual evidence indicates that Narsimha I of Eastern Ganga dynasty built this temple in 1250 CE and it was designated as a UNESCO World Heritage Site in 1984. It is a classic example of Odisha style of architecture or Kalinga architecture. The height of the Sun Temple in Konark is estimated to be around 227 feet, making it one of the tallest temples ever built in the country. So it has a 100-foot high solar chariot with 24 wheels and pulled by 6 horses, all carved from stone. It is oriented towards the east so that the first rays of the sunrise strike the main entrance. Okay, this temple was called Black Pagoda, which is attributed to its dark facade by the Europeans who used it for navigation for their ships. Okay. So the next topic is exercise Malabar. This topic is important for your security section. So INS Sahyadri is at Guam in Northern Pacific for participation in the exercise Malabar 2025. So this exercise was started in 1992 as a bilateral naval exercise between India and US Navy, but it was expanded into a trilateral format with the inclusion of Japan in 2015. And in 2020, the Australian Navy joined this exercise. It takes place annually in the Indian Ocean and Pacific Oceans alternatively. So the next topic is Canary Islands. This topic is important for your environment section. So 3 people were killed and 15 others were injured after powerful waves struck Tenerife, which is the largest of Spain's Canary Islands and a popular holiday destination also. So Canary Islands are an archipelago located off the coast of northwest Africa. So geographically they are part of continental Africa, but politically and economically it is part of Europe. Archipelago is a Spanish territory. And it is approximately 100 kilometers from Morocco and southwest of Spain. Tenerife is the largest island of the Canary archipelago, and the Canary Islands formed millions of years ago through volcanic eruption, and some of the volcanoes are still active here. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.